दोस्तों, द न्यू लिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार का चुनाव चल रहा है और पहला चरण समाप्त हो चुका है। हमारे साथ आज एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत कॉमरेड सीताराम येचुरी है। बिहार चुनाव के बीच हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने द न्यू लिव के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आपको पता है, पहले चरण में लगभग 54% मतदान हुआ बिहार में, जो संसदीय चुनाव से लगभग 7% अधिक है। तो सबसे पहले हम येचुरी से ये जानना चाहेंगे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ये 7% लगभग ज़्यादा है। इतने कोरोना क्राइसिस, प्रतिबंधों, एहतियातों के बावजूद ये इस बात का क्या मतलब मेरे हिसाब से स्पष्ट, और ये मतलब स्पष्ट ये है कि नौजवान जो है बड़ा उत्सुक है। आज सत्ता बदलाव और सत्ता को बदलना चाहता है, बिहार के भविष्य के लिए, उनके खुद के भविष्य के लिए और भारत की रक्षा के लिए। और ये जो है स्पष्ट रूप से नजर आया पहले चरण में, और मैं समझता हूँ वही रुझान रहेगा आगे तक। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हमारे जैसे नेताओं को अब आने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की जनता तय कर चुकी है कि इस बार सत्ता बदलेगा और महागठबंधन की सरकार आने वाली है। बिहार में ये जब आरजेडी और लेफ्ट, खास करके सीपीआई सीपीएम पिछले 30 सालों में जब साथ आई है वो जीती है, जब अलग भी है तो लालू जी हारे। तो क्या मतलब फिर वो रिपीट हो गया, और क्या लेफ्ट वो निर्णायक वजह है इनकी जीत का? देखिए, लेफ्ट एक निर्णायक बेशक ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा असर, और ये निर्णायक भी है इसी वजह से जो आपने बताया, आंकड़े बताए कि लेफ्ट का ये प्रासंगिकता है कि आज लोगों के अंदर ये भरोसा है लेफ्ट के ऊपर और लाल झंडे के ऊपर कि उनके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। और ये पार्टी अगर किसी और गठबंधन के साथ जब जुड़ती, उस गठबंधन का प्रासंगिकता भी बढ़ता है, और वही हो रहा है। और ये अच्छी बात है। आज आप देखेंगे कि सभी सभाओं में ना हमारे जहाँ पर प्रत्याशी है, जब रजत के हैं, जहाँ पे कांग्रेस के हैं, जहाँ पे बाकी लोगों के हैं, महागठबंधन के जितने घटक के हैं, वामपंथी पार्टियों के, सब जगह पर सब पार्टियों के नेता पहुँचते हैं। और ये एकजुटता का ये संदेश जो जा रहा है लोगों में, उसका एक बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। और ये भी उनके साथ ये भरोसा भी बढ़ रहा है कि जो भी बातें वो कहे हैं ये गठबंधन, वो बातों को लागू करवाने में वामपंथी पार्टियों की एक बहुत प्रमुख भूमिका होगी। अब जैसे इस चुनाव में महागठबंधन में जैसे 10 लाख नौकरियों का वादा किया, खासकर तेजस्वी यादव ने। उसने कहा कि 4.5 लाख नौकरियां जो वैकेंट है सीट्स, बाकी 5.5 लाख करें। आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ का वादा किया, वो जुमला साबित हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन लोगों ने वादा कर दिया और ये ना लागू कर पाए? अगर ना लागू करवाए तो हम लड़ेंगे, लागू करवाएंगे। और हम समझते कि ये संभव है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और ये संभव है। इसके अंदर जो सभी तरीके भी हैं, जिस तरीके से ये रोजगार बढ़ सकता है, और ये निश्चित रूप से होगा। अगर नहीं होने वाला है या उसके अंदर कोई अड़चन आई, उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये दबाव लगातार वामपंथी पार्टियों की तरफ से रहेगी कि जो भी वादे किए उसको लागू करवाना है। ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक राज्य सरकार के पास जो जैसे जीएसटी है, उसमें फिनांसेस काफ़ी खींच लिए, केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, इसके अलावा जो वैट था वो उसमें खींच लिया। और आपको याद होगा ज्योति बसु ने एक बार कहा था कि न्यू लिबरल एरा में स्टेट गवर्नमेंट एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह, डिग्निफाइड म्यूनिसिपैलिटी, ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपैलिटी। तो क्या म्यूनिसिपैलिटी वो इस तरह की नीतियाँ लागू कर पाएंगी? कोशिश तो हुई है। ये केंद्रीकरण जो हो रही है, संघवाद का कोई मतलब नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को ये मोदी सरकार ने तो एकदम बर्बाद ही कर दिया। वो नोटबंदी, उसके बाद ये जीएसटी, उसके बाद ये नेशनल लॉकडाउन, और ये राज्य सरकारें हैं जो सामने खड़े हैं इस महामारी से लड़ने में, उनको कोई मदद नहीं। एक तरफा घोषणाएं करते हैं प्रधानमंत्री, लॉकडाउन की अनाउंस कर दिया 4 दिनों में, ना कोई राज्य सरकार तैयार कर सकी, ना कोई लोग अपने आप तैयार हो पाए।
और अपनी ये मनमानी से, और उसका नतीजा क्या हुआ? जिस तरीके से प्रवासी मजदूर भाई अपने निकला है, उसके चलते हुए ना सिर्फ दिक्कतें उनके लिए थी, कई सारे उनके जान गंवाए उन्होंने, बट लेकिन जिस तरीके से वो आए पैदल झुंडों में, उससे महामारी भी फैली ना। ये तो स्वाभाविक है। अब क्या कर रही थी ये सरकार? महामारी में फेल, दुनिया के अंदर अब जल्द ही हम नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचेंगे। मोदी साहब का विश्व गुरु बनेगा महामारी के भारत, अफसोस की बात है। और दूसरी ओर से आर्थिक संकट, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और आत्मसमर्पण करना है अपनी संपत्ति का निजी पूंजीपतियों के सामने और उनके दोस्तों के साथ। इस लॉकडाउन के दरमियान 50 जो खरबपति है अपने भारत में, 50 खरबपति, उनका धन 14% बढ़ा है। 15 करोड़ लोगों की नौकरियों की छटनी हुई, भूखमरी बढ़ी, लोगों के ऊपर अत्याचार, भूखमरी, बेरोजगारी और मुनाफे जो है खरबपतियों को, ये है नीतियां सरकार। और तीसरी ओर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, देश करते करते हिंसा और एक हिंसा और नफरत की वातावरण पूरे देश भर में जो फैला है। जंगल राज की बात करते हैं यहाँ, बगल में यूपी में क्या हो रहा है, और ये इस तरीके की जो हालात जो देश के अंदर लिया है, इससे जो है देश की जनता, खासतौर से बिहार का नौजवान, ये मतलब इसके खिलाफ जो है आज मुझे लग रहा है कि प्रतिबद्ध होकर एक संकल्प लेके उतरा है इस चुनाव। जैसे एक चीज जो लोग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहली बार आरजेडी ने जो उनका पुराना प्लान है सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, उसको छोड़ के लेफ्ट टर्न लिया है, अनएम्प्लॉयमेंट। और बिहार के चुनावी इतिहास में शायद हिंदी बेल्ट में भी पहली बार रोजगार किसी असेंबली में इतना बड़ा मुद्दा बना है। तो ये क्या शुभ संकेत है? बहुत शुभ संकेत भी है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार का सवाल और सामाजिक न्याय का सवाल अलग अलग नहीं है। आपने सामाजिक न्याय क्या है, सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में नहीं, आप जितना भी दिल बदलाव की बात करो, जातिवाद को हम खत्म करेंगे, अरे दिल बदलने से जातिवाद खत्म थोड़ी होता, जातिवादी शोषण थोड़ी खत्म होता। जातिवादी शोषण को खत्म करना है या दलितों को इतने साल से आरक्षण देते आ रहे, हालत कितना सुधरा, अभी भी उनकी हालत ऐसी क्यों? क्योंकि जब तक उनको आर्थिक क्षमता नहीं दोगे, जितने भी नारे दे दो आप सामाजिक न्याय के, वो नारे पूरे नहीं हो पाएंगे। सामाजिक न्याय को पूरा करना है तो आर्थिक समर्थन चाहिए, और आर्थिक समर्थन का बुनियाद है रोजगार। आप अपने लेखों में हमेशा ये कहते हैं कि भारत में वर्ग संघर्ष का 2 रास्ता है, सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ और आर्थिक शोषण के खिलाफ। तो अब जो आरजेडी कह रही है कि अब नारा लगाती है बड़े बड़े होर्डिंग्स में कि पहले सामाजिक न्याय था, अब आर्थिक न्याय, तो क्या उसको लग रहा है कि ये रियलाइजेशन है कि ये लेफ्ट का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल अच्छी बात है, वो भी रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि सामाजिक और आर्थिक सवाल एक दूसरे से अलग अलग नहीं, ये चेतना बहुत जरूरी है। सभी लोग जो चाहते हैं न्याय, आर्थिक और सामाजिक, और बिना आर्थिक क्षमता के, जैसे मैं कह रहा था, सामाजिक न्याय असंभव, बिना सामाजिक सद्भाव के आर्थिक न्याय असंभव। तो ये दोनों को साथ साथ मिला, इसलिए हम समझ लेते हैं कि जैसे हर इंसान 2 टांगों पे खड़ा है, एक है आर्थिक शोषण, एक है सामाजिक शोषण या उत्पीड़न। ये दोनों टांग जब साथ चलने लगते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। एक बात जो कही जा रही है लेफ्ट के बारे में, एक लेफ्ट का बहुत सारी पार्टियां जो स्ट्रगल में साथ रहती हैं 5-6 साल, जैसे CCI है, ML के छोटे छोटे स्प्रिंटर, उन लोगों का ये कहना है कि बिहार इकलौता हिंदी बेल्ट का राज्य है जहां अब तक भाजपा अपनी बदौलत सत्ता पे नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि ग्राउंड लेवल पर लेफ्ट के लोग एक बुलवर्क की तरह काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता कि लेफ्ट इंडिपेंडेंट, लेफ्ट पार्टी अलग लड़ती, क्योंकि वही एकमात्र भाजपा को रोकने का ज़्यादा बेहतर है। और आरजेडी के साथ जो अलायंस का अब तक 3 दशक का अनुभव है, इनसे रुक नहीं पाता, इस पर क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है कि उस समय
मुद्दा क्या था, केंद्र सवाल भाजपा को रोकना। भाजपा को अगर रोकना है तो जब भी रजत के साथ लेफ्ट पार्टी गया जीता ना, बिल्कुल वो भी वास्तविक था। तो वो केंद्र बिल उसको तो हासिल कर पाए। उसके बाद जो असफलता रही कि जो एजेंडे लेकर जाना चाहिए उसके अंदर कमजोरी नहीं, तो लेफ्ट पार्टी को अलग होना पड़ा। तो उसका फायदा उन्हीं के भाजपा को ही मिला और उसका नतीजा क्या है, और ज़्यादा नुकसान लोगों को, और ज़्यादा हमले लोगों के ऊपर, सामाजिक न्याय भी बर्बाद, आर्थिक न्याय भी बर्बाद। तो आप ये अनिवार्य है यार, जैसे पहले मैं कह रहा था, बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, लोगों के भविष्य के लिए और देश के लिए कि इनको सत्ता से दूर रखो। तो इसलिए आज हम साथ हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टी अपनी जो संघर्ष है सांप्रदायिक तरीके, अपना जो संघर्ष है, जिस तरीके से देश के अंदर एक निरंकुश, एक तानाशाही, फांसीवादी एक व्यवस्था को बरकरार करने के लिए जो तुले हुए RSS भाजपा के लोग, उससे देश को बचाना। हमारे संविधान को ध्वस्त कर रहे हैं, वो साफ नजर आ रही। अगर ये संविधान ना रहा तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, वो भारत बन नहीं बचेगा। जैसे एक चीज इसी संबंध में आ रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि लेफ्ट ने अपनी बदौलत त्याग करके, शहादत देके भाजपा को तो रोका, लेकिन वो खुद नष्ट हो जाती है। जैसे राजद कार्यकाल में सिर्फ CPM के 150 लोग इन्हीं लोगों के द्वारा मारे गए। इन लोगों को मैंडेट मिलता है भाजपा से लड़ने के लिए, लेकिन लड़ते हैं लेफ्ट से। जैसे UPA 1 में मिला कांग्रेस को भाजपा से लड़ने के लिए, लेकिन वो लेफ्ट से ही लड़ने लगे। तो ये क्यों? तो अपनी अपनी वर्गीय समझ होती है और अपनी अपनी जो शासक वर्ग के हिस्सेदार है, वो लेफ्ट की राजनीति के साथ कैसे वो मतलब एक ही जगह पे आए। जब तक लेफ्ट को कमजोर नहीं करेंगे तो उनकी शासन नहीं चलेगी ना। तो आर्थिक सवालों के ऊपर हमारे ऊपर तो वो करेंगे, लेकिन हमारा क्या सोच है कि आज के दिन तक का इन तत्वों को सत्ता से दूर रखो, ये जरूरी है, अनिवार्य है। लेफ्ट को भी आगे बढ़नी, वरना कोई नहीं बढ़ेगा। आगे के संघर्ष होंगी, आगे की लड़ाइयाँ होंगी, वो तो स्वाभाविक है, वो तो चलेगी। वर्ग संघर्ष रुकेगा नहीं, वर्ग संघर्ष चलता जाएगा। उसकी गति क्या होगी, वहाँ पर वामपंथी लोगों की जो योगदान है, उनकी जो वहाँ पर उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन। एक चीज जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, अमूमन बिहार के चुनाव में जितने ओपिनियन पोल CSDS वाले हर बार फेल होते, इस बार उन लोगों ने भी कहा था कि भाई ये तो एक तरफा लड़ाई है, जदयू भाजपा जीतेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास 53% का कास्ट का ब्लॉक, इनके पास 37% का है, 16% का वो कहाँ से पूरा कर पाए। तो ये कास्ट का आंकड़ा जो कहा जाता है कि जाति ही सच्चाई है, तो कैसे फेल हो जाता है बिहार में? देखिए, जाति, जैसे मैं पहले कह रहा था आपको, जाति एक सच्चाई है, लेकिन जाति का ही प्रभाव रहेगा। आर्थिक परिस्थितियों की, हालात की और वो दुविधा की प्रभाव नहीं रहेगी। वो सबसे बड़ी गलत समझ। जैसे मैं कह रहा था आपको कि सामाजिक न्याय को भी हासिल करना है, जब तक आर्थिक न्याय नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी पिछड़े होगी, शोषित सामाजिक शोषित लोगों की, जब तक वो आर्थिक क्षमता उनको हासिल नहीं होगी, सामाजिक न्याय से भी लड़ नहीं सकते, सामाजिक न्याय के लिए भी लड़ नहीं सकते। तो अब ये दोनों मिलाकर चलना होगा। कोई एक सवाल, अंतिम सवाल ये है, ये जो अलायंस हुआ RJD लेफ्ट का, इसमें एक सेक्शन का ये मानना है कि RJD ने जानबूझ के CPI-CPM को कट टू साइज किया, कम सीटें दी, ML को आगे बढ़ाया, ताकि बिहार में जो कन्हैया के रूप में एक इमर्जेंट लीडर है उसको ब्लॉक किया जा सके। आप देखिए कि चुनाव में भी वो लोग कहीं RJD न उसके पोस्टर लगाती हैं, न ही उसको कहीं कैंपेन करने दिया गया। सिर्फ उन जब CPI-CPM को छोड़ के वो कहीं इवन ML भी नहीं बुलाए। तो आपको कहीं लगता है कि RJD ML का ये जो ब्लॉक है, ये अल्टीमेटली कई लोग मानते हैं CPI-CPM के खिलाफ है ज़्यादा? अरे देखिए, ये सब तो लोगों का कहना है जो भी है, लेकिन कन्हैया को नहीं बुलाए, ये कोई मतलब सबूत या कारण नहीं होता। कन्हैया को बुलाए या ना बुलाए, वो जनता उसको स्वीकार करती है, ये तो सच्चाई है। तो हमारी मीटिंगों में आता है, वो बोलता है, मतलब उसकी जो प्रभाव है
वो तो है ही। तो उससे कोई नहीं होता, कौन किसको बुलाता है। अब जनता फाइनली तय करेगी उनके लिए कौन है वो चाहते हैं। अंत में कॉमरेड जी, बिहार का चुनाव अगर ये वहाँ अगर जीता है, देश पर इसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा, खास करके राजनीतिक परिदृश्य में? बहुत सकारात्मक ये पड़ेगा असर, क्योंकि सवाल ये है कि ये स्पष्ट रूप से साबित करेगा। क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में, आपके सांसदीय चुनाव में एकमात्र जगह जहाँ पर पूरे के पूरे भाजपा को रोक पाया, एक भी सीट नहीं मिली उस स्टेट के अंदर, वो है तमिलनाडु। कारण क्या था? सभी सेक्युलर पार्टी इकट्ठा हुए, एक मंच पर आए और उसका नतीजा नजर आ रहा है। अब ये एक बार बिहार में भी होता है तो उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा। आज के दिन मुख्य सवाल है इन ताकतों को सत्ता से दूर करना। कभी देश बच पाएगी, अगर देश नहीं बच पाएगी तो बेहतर भारत नहीं बन पाएगी। ये जो संदेश है ये स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में जाएगा। वो सबसे बड़ा हथियार होगी अपने भारत को बचाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में बेहतर भारत के रूप में बदल। बिल्कुल, और जैसा कि अभी सीताराम ने कहा कि बिहार का जो चुनाव है वो एक पूरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को इस रूप में प्रभावित करेगा कि वो देश भर में भाजपा या सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ गोलबंदी को एक गति प्रदान करेगा, उन्हें एक मोमेंटम प्रदान करेगा। हम कॉमरेड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और द न्यू न्यूज़ के लिए पटना से सीताराम येचुरी के साथ अनिश।